प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की सिफारिशें स्वीकार कर ली है। देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी ने ये रिपोर्ट तैयार की है। हालांकि इसे लेकर अब विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्षी दल एक देश एक चुनाव पर सहमत नहीं नजर आ रहे हैं और कमियां गिना रही हैं। कुछ पार्टियां समर्थन में भी आई हैं और खुलकर कमेटी की रिपोर्ट का बचाव कर रही हैं। आइए सवाल जवाब में समझने की कोशिश करते हैं। कोविंद कमेटी के सुझाव लागू होने के फायदे और नुकसान क्या हैं। कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह समेत 8 सदस्य हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया। इनमें 47 ने अपना जवाब दिया। 15 राजनीतिक दलों ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। पैनल की रिपोर्ट के अनुसार 32 राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव कराए जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जबकि 15 ने इसका विरोध किया है। कमेटी ने बताया कि राष्ट्रीय दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि समर्थन में भारतीय जनता पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी ने खुले तौर पर समर्थन किया। इस कमेटी ने मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी थी। अब इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि प्रस्ताव में आखिर है क्या, क्यों लेकर इसे सवाल उठ रहे हैं। दरअसल देश में एक साथ चुनाव को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। दूसरे चरण में 100 दिन बाद नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाए। सभी चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट तैयार की जाए, यानी अलग अलग वोटर लिस्ट तैयार करने का झंझट खत्म हो जाएगा। अभी लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए अलग और नगर निकाय पंचायतों के चुनाव में अलग वोटर लिस्ट तैयार होती है। यदि केंद्र या राज्य सरकार अपना बहुमत खोती है या भंग होती है तो ऐसी स्थिति में बची हुई अवधि के लिए ही चुनाव कराए जाए। लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही राज्य विधानसभा के चुनाव भी कराए जाने पर विचार किया जाए। अगर किसी विधानसभा का चुनाव किसी कारणवश एक साथ ही नहीं हो पाता तो बाद की तारीख में बदलाव होगा, लेकिन कार्यकाल उसी दिन समाप्त होगा जिस दिन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा। पूरे देश में विस्तृत चर्चा शुरू की जाए। एक कार्यान्वयन समूह का गठन किया जाए। परामर्श प्रक्रिया में 80% लोगों, खासकर युवाओं ने इसका समर्थन किया। आखिर इस प्रस्ताव को लेकर मोदी सरकार का प्लान क्या है। मोदी 3.0 अपने इसी कार्यकाल में इसे लागू करवाने की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्री साफ यह बात कह चुके हैं कि एक क्रियान्वयन कमेटी गठित की जाएगी। सरकार का कहना है कि प्रस्ताव को लेकर सभी दलों के बीच सर्वसहमति बनाई जाएगी। संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर में प्रस्तावित होता है और उस समय इसे पेश किया जाएगा। इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। शीतकालीन सत्र के लिए अभी कुछ महीने का वक्त बचा है। इस दरमियान क्रियान्वयन कमेटी इसे लागू करने के उपाय पर देश भर में चर्चा करेगी और उनकी चिंताओं और सुझाव पर विचार करेगी। सरकार आम सहमति बनाने की कोशिश करेगी। सरकार के सामने क्या चुनौतियां होंगी, ये काफी ज्यादा दिलचस्प सवाल है। एक देश एक चुनाव विधेयक पर मुहर तभी लगेगी जब संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाएंगे और इसके लिए संविधान में संशोधन जरूरी होगा। संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करना होगा। सरकार के सामने बड़ी चुनौती संविधान संशोधन की होगी। इसके लिए 2/3 बहुमत होना जरूरी है। आम चुनाव में संविधान बदलने का मुद्दा गर्माता रहा है। विपक्ष इसे हथियार बना सकता है और नैरेटिव सेट कर सकता है। विपक्ष क्यों तैयार नहीं है, ये सवाल काफी ज्यादा अहम हो जाता है। एक देश एक चुनाव से विपक्षी दलों में कई आशंकाएं हैं। एक आशंका यह है कि क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभुत्व खतरे में आ जाएगा या खत्म हो जाएंगी, क्योंकि लोग देश के मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे और क्षेत्रीय पार्टियों को इससे नुकसान होगा। क्षेत्रीय मुद्दों की बजाय वोटर राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह दे सकते हैं। विधानसभा चुनाव में भी क्षेत्रीय पार्टियों के सामने संकट हो सकता है। वोटर्स के फोकस में राष्ट्रीय पार्टियां ही रहेंगी। वहीं सवाल उठता है कि विधेयक पारित के लिए क्या प्रक्रिया जरूरी है। लोकसभा में इस विधेयक को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा में 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। संसद से मंजूरी के बाद इस विधेयक को करीब 15 राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन भी जरूरी होगा। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे
और कानून बन सकेगा। जबकि लोकसभा में कुल 543 में से एनडीए के पास 293 सदस्य हैं, राज्यसभा में 119 सदस्यों का समर्थन है। यानी एनडीए सरकार को संविधान संशोधन के लिए विपक्ष को भी भरोसे में लाना होगा। 21 राज्यों में फिलहाल एनडीए की सरकार है, इसलिए राज्यों की मंजूरी में कोई पेच नहीं फंसने वाला। लोकसभा में इंडिया गठबंधन के 234 सदस्य हैं, राज्यसभा में 85 सदस्य का समर्थन है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि एनडीए के कुछ दल इस विधेयक का विरोध भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ अन्य दल समर्थन में भी साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही सदनों में जादुई आंकड़ा जुटाना टेढ़ी खीर साबित होगा। वहीं अगला सवाल होता है कि सिस्टम के सामने क्या क्या चुनौतियां आएंगी। सरकार को शुरुआती दौर में मैनेजमेंट से लेकर मैन पावर की कमी से जुड़ना पड़ सकता है। इसके साथ ही बजट का एक बड़ा हिस्सा भी एक साथ खर्च करना होगा। लाखों की संख्या में ईवीएम और पेपर ट्रेलर मशीनें खरीदनी होगी और स्टोरेज के लिए जगह बनानी होगी। इसमें हजारों करोड़ का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। पोलिंग बूथ की संख्या भी बढ़ जाएगी। अमूमन ईवीएम 15 साल तक चलती है। एक चुनाव कराने पर इनका इस्तेमाल 3 या 4 बार ही हो सकेगा। उसके बाद फिर नई मशीनें खरीदनी होंगी। हालांकि लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट में कहा था कि एक्स्ट्रा खर्च भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। और वहीं अगला सवाल ये उठता है कि एक देश एक चुनाव से क्या फायदा होगा। फायदा यह होगा कि देश को बार बार चुनाव के भंवर में नहीं फंसना पड़ेगा। विकास कार्यों की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ेगी। अभी आचार संहिता के चलते विकास कार्य ठहर जाते हैं। पुलिस से लेकर अन्य सरकारी अफसर चुनावी तैयारियों में व्यस्त हो जाते हैं। आम लोगों को तमाम मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अभी राज्यों में चुनाव होते हैं और केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी को विपक्षी पार्टी की सरकार का खुला विरोध करना होता है और वहां के विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने के आरोप लगाकर हमला करते देखा जाता है। एक देश एक चुनाव से केंद्र और राज्य के बीच तनाव की स्थिति नहीं बनेगी। संसाधन से लेकर धन तक की बचत होगी। बड़ा तर्क पैसे की बचत का दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव का खर्च केंद्र और विधानसभा चुनाव का खर्च राज्य सरकार उठाती है। अगर किसी राज्य में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो तो फिर केंद्र और राज्य मिलकर खर्च उठाते हैं। कौन पार्टियां प्रस्ताव के समर्थन में है, ये काफी ज्यादा सवाल हो जाता है। बता दें कि AIADMK यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, अपना दल सोनेलाल, असम गण परिषद, बीजू जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मिजो नेशनल फ्रंट, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, शिरोमणि अकाली दल और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल ने प्रस्ताव का समर्थन किया। विरोध में कौन कौन से दल हैं, ये भी जान लेना काफी ज्यादा जरूरी है। राज्य स्तरीय पार्टियों में AIUDF, तृणमूल कांग्रेस, AIMIM, CPIM, DMK, नागा पीपुल्स फ्रंट और सपा ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। समाजवादी पार्टी ने कहा अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो राज्य स्तरीय पार्टियां चुनावी रणनीति और खर्च के मामले में राष्ट्रीय पार्टियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी, जिससे इन दोनों पार्टियों के बीच मतभेद बढ़ेंगे। अन्य दलों में CPIML, लिबरेशन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया। राष्ट्रीय लोक जनता दल, भारतीय समाज पार्टी, गोरखा नेशनल लिबरल फ्रंट, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार भी विरोध करने वालों में शामिल है। किन दलों ने प्रतिक्रिया नहीं दी? आपको बता दें कि इस प्रस्ताव पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। वो पार्टियां हैं भारत राष्ट्र समिति, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनता दल सेकुलर, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, तेलुगु देशम पार्टी और YRS कांग्रेस पार्टी समेत अन्य ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। BSP का स्टैंड सकारात्मक। वहीं बता दें कि BSP ने इस प्रस्ताव का स्पष्ट रूप से विरोध नहीं किया, लेकिन देश के बड़े क्षेत्रीय विस्तार और जनसंख्या के बारे में चिंताओं को उजागर किया है, जो इसके कार्यान्वयन को चुनौतीपूर्ण बना सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।